नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर कल रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा वे G7 सम्मेलन के प्रतिभागी और मेहमान देशों के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय प्रावधानों को पिछले 8 सालों में 122% बढ़ाया गया। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंत्रणा समिति की बैठक को संबोधित किया। शिवसेना में गतिरोध जारी। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाला ने एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर किए। विश्व कप तीरंदाजी चरण 3 की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी क्रिकेट श्रृंखला के विशेष लाइव कवरेज का अधिकार सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल को। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दूसरे 2020 मैच में 5 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले महीने भारत और जर्मनी की सरकार के बीच उपयोगी विचार विमर्श के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिलना उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने अपनी कल से शुरू होने वाली जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से पहले कहा कि वो जर्मनी की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन के लिए वहां के चांसलर के निमंत्रण पर जर्मनी के श्रॉस अल्मो का दौरा करेंगे। जर्मनी ने मानवता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन के सत्रों के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद रोध, स्त्री पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे विषयों पर G7 के प्रतिभागी देशों और मेहमान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे यूरोप में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जो अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे स्वदेश लौटते समय मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक के लिए कुछ समय अबुधाबी में रुकेंगे। वो संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय प्रावधान में 122% की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि सरकार आपदा प्रबंधन को बहुत प्राथमिकता देती है। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आपदा प्रबंधन के बारे में संसदीय मंत्रणा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सहयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लॉजिस्टिक्स, वित्त तथा समन्वय संबंधी और राहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गृहमंत्री ने कहा कि आपदा मित्र योजना में जन भागीदारी की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपदा कार्रवाई के लिए समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए आपदा की आशंका वाले 350 जिलों में
1 लाख समुदाय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत दुनिया में अग्रणी है और 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करने तक वो अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा। श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ विश्व के सभी आपदा मोचन बलों में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को 8 तटवर्ती राज्यों में कार्यान्वित कर रही है। 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इस परियोजना से चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज पुदुचेरी में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में जिपमेर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ समर्पित किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार संस्थान की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री 2 दिन के पुदुचेरी दौरे पर थे। उन्होंने पुदुचेरी और निकटवर्ती विल्लुपुरम जिले के कई कार्यक्रमों में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने मातृ मंदिर के निकट अरोविले के एम्फी थिएटर में आयोजित एक योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने पुदुचेरी के आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग इन मेडिकल एंटोमोलॉजी की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहली बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण के नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी के लिए खुली एक हैकाथॉन श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। हैकाथॉन का आयोजन अगले महीने में 14 से 17 तारीख तक होगा। हैकाथॉन मुख्य रूप से यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना और समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को एक साथ लाना है। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल ने एकनाथ शिंदे गुट के 16 शिवसेना विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और सुभाष देसाई ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इस मांग पर संज्ञान लेते हुए श्री झिरवाल ने इन विधायकों से सोमवार शाम 5:30 बजे से पहले नोटिस का जवाब देने को कहा है। जवाब देने में विफल रहने पर बागी विधायकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच असंतुष्ट विधायक दीपक केसरकर ने कहा है कि वे अजय चौधरी को सदन में समूह का नेता नियुक्त करने और नोटिस जारी करने के कदम को न्यायालय में चुनौती देंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद से जारी राजनीतिक गतिरोध आज 5वें दिन भी जारी है। शिंदे द्वारा बनाए गए गुट में दर्जनों शिवसेना और स्वतंत्र विधायक शामिल है। बागी विधायक दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया कि गुट का किसी अन्य दल में विलय नहीं होगा। उन्होंने कहा, गुवाहाटी में डेरा डाले हुए विधायक स्थिति सामान्य होते ही मुंबई लौट आएंगे। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे उनके नेता है। केसरकर ने कहा, राज्य विधानसभा में शिंदे के नेतृत्व वाला गुट शिवसेना है और वे सदन के पटल पर बहुमत साबित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना की वजह से सत्ता में आई राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा सेना के नेताओं को परेशान किया जाता है, इसलिए भाजपा के साथ जाना फायदेमंद है। इस बीच शिंदे के पुत्र श्रीकांत, जो कल्याण से सांसद है, उन्होंने ठाणे शहर में समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का नाम न लेते हुए समर्थकों को संबोधित करते हुए श्रीकांत शिंदे ने आरोप लगाया कि निधि का वितरण शिवसेना के विधायकों को सही तरीके से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से विकास कार्य पूर्ण करने में देरी होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने कहा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इससे पहले दिन में विद्रोही विधायकों ने श्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी में अगले दौर की बैठक की। सूत्रों ने बताया कि वे अपने गुट का किसी के साथ विलय नहीं करेंगे और बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों ने बताया कि शिंदे गुट के पास 2/3 बहुमत है और वे अभी भी शिवसेना में हैं। गुट के 38 विधायकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और पुलिस महानिदेशक को राज्य में उनके परिवारों की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। इस बीच गुवाहाटी में विद्रोही विधायकों के होटल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने जवाहर सुरंग से पवित्र गुफा तक दोनों तरफ के रास्तों पर 70 स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाए हैं और 100 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं।
यात्रा मार्ग पर बालतल और चंदनवाड़ी में 70 बिस्तरों वाले 2 अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं। डीआरडीओ ने यात्रा के दोनों ओर 100 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाया है, जो प्राथमिक चिकित्सा तथा आपात स्थिति में अत्याधुनिक जीवन रक्षक मदद उपलब्ध करवाएगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों ने आज सांबा, कठुआ और जम्मू जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए सुरंग तलाशने का सघन अभियान चलाया। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने आज दिल्ली के लाल किले में महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का बलिदान दिवस मनाया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने प्राणों की आहुति देकर सिख धर्म के सम्मान की रक्षा की और उनके साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बंदा बहादुर बलिदान स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर कल रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा वे G7 सम्मेलन के प्रतिभागी और मेहमान देशों के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय प्रावधानों को पिछले 8 सालों में 122% बढ़ाया गया। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंत्रणा समिति की बैठक को संबोधित किया। शिवसेना में गतिरोध जारी। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर किए। विश्व कप तीरंदाजी चरण 3 के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी क्रिकेट श्रृंखला का विशेष लाइव कवरेज का अधिकार सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल को। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दूसरे 2020 मैच में 5 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। श्री शाह ने उच्चतम न्यायालय के जकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है। इस याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। श्री शाह ने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। गृह मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने वर्षों तक निराधार आरोपों का सामना किया।
19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने करा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी से भी गुजरात मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई धरना नहीं दिया गया। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में लगातार बढ़ रहा है। इस समय देश में 80 लाख टन से अधिक का उत्पादन हो रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 69 लाख टन का उत्पादन हुआ था। मंत्रालय ने 2030 तक कोयला उत्पादन को बढ़ाकर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1975 में आपातकाल लागू किए जाने को इतिहास का काला अध्याय कहा है। श्री शाह ने कहा कि 1975 में इसी दिन कांग्रेस ने आपातकाल लागू करके प्रत्येक भारतीय के संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि 47 वर्ष पहले देश में आपातकाल लगाया जाना कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लेने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात के पिछले महीने की कड़ी के प्रमुख विषयों वाली ई बुक साझा की है। उन्होंने कहा है कि इस ई बुक में विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने व्यक्तियों द्वारा लिखित पैनी दृष्टि वाले लेख हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 जून 1906 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा की। हालांकि सुचेता अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सशक्त नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि बचपन में वे बहुत ही शर्मीली और संकोची थीं। उनके अपने शब्दों में ब्रिटिश सरकार के भीषण अत्याचारों, विशेषकर जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटना को देखकर उनके भीतर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और उनके भीतर के प्रतिशोध को स्वर मिला। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर बनने का निर्णय लिया। ये विश्वविद्यालय उपनिवेश विरोध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही सुचेता की मुलाकात जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी से हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वयं सेवकों को लेने के उद्देश्य से अक्सर विश्वविद्यालय आया करते थे। बाद में 1934 में इन दोनों ने बिहार भूकंप के राहत कार्यों में भागीदारी की। इसके 2 वर्ष बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया, लेकिन कृपलानी
सुचेता से 20 वर्ष बड़े थे और इस विवाह के लिए दोनों के परिवारों में से किसी की भी स्वीकृति नहीं थी। गांधी जी भी इस निर्णय से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से आचार्य कृपलानी का ध्यान राष्ट्रहित के कार्यों से हट जाएगा। लेकिन गांधी जी बाद में इस विवाह के लिए राजी हो गए और सुचेता कृपलानी ने भी सत्याग्रह रैलियों में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे नेतृत्व भूमिका में भी आ गईं। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने विभाजन के समय हुए दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुचेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जुलाई 1945 तक लखनऊ जेल में रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में सुचेता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने संविधान सभा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। आजादी के बाद भी सुचेता राजनीति से जुड़ी रहीं। 1952, 1957 और 1967 में उन्हें लोकसभा के लिए चुना गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली वे पहली महिला थीं। 1974 में सुचेता कृपलानी का निधन हो गया, लेकिन वे आज भी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हस्सा की शहादत को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 25 जून 1919 को फांसी दे दी गई थी। हिंदू मुस्लिम ते सिक्खा ने जान दी बाजी लागे, भारत मां दी छोड़ी एक एक बूंद लहू दी पाके, जिन कौमां ने रल के रंगे रंग बिरंगे नूं, एक खून शहीदा जाने रंग बिरंगे नूं। पंजाब के अमृतसर निवासी हस्सा मोहम्मद शेख के पुत्र थे। हस्सा ने रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंतर्गत 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हड़ताल का आयोजन किया। उन पर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया। हस्सा पर मुकदमा चलाया गया और अमृतसर अलायंस बैंक हत्या मामले में मार्शल लॉ कमीशन द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। 25 जून 1919 को इस निर्भीक देशभक्त को फांसी दे दी गई। उन्हें आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम शहीद विदेशी राम का भी स्मरण कर रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना के निवासी विदेशी राम भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया गया और 25 जून 1944 को दुमका जेल में कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज संघीय बंदूक सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। श्री बाइडेन ने कहा कि इस कानून से लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा। टेक्सास प्रांत में प्राथमिक विद्यालय और बफेलो न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट में हाल में गोलीबारी की घटनाओं के बाद ये कानून लाया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने शुक्रवार को विधेयक को 193 के मुकाबले 234 मतों से पारित कर दिया। नए कानून में 18 से 21 वर्ष की आयु के बंदूक खरीदने वाले युवाओं की पृष्ठभूमि की जांच के दायरे को बढ़ाया गया है। गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया।
इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार व्यक्त किए। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि हर 2 महीनों में सचिव स्तर की और हर 6 महीने में खेल मंत्रियों की समीक्षा बैठक होगी। बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छी चर्चा 2 दिन की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने भागीदारी देकर अच्छे सुझाव दिए। बहुत विषयों पर आम सहमति बनी और ये भी तय हुआ कि हर 2 महीने में सचिव स्तर की वर्चुअल या फिजिकल मीटिंग होगी ताकि उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, यानी कि जो निर्णय लिए गए उनको लागू करने में किस तरह की तेजी होगी, उसको भी वापस समीक्षा की जाएगी। और 6 महीने में एक बार सभी राज्यों के खेल मंत्री भी चाहे वर्चुअली या फिजिकली एक बार मिलेंगे ताकि हम जिस दिशा में खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको समय रहते पूरा कर सके। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने फ्रांस की रॉबिन जाटमा और लिजिल जाटमा की जोड़ी को हराया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय जोड़ी को बधाई दी है। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल फाइनल में ताइवान से खेलेगी। दाम्बुला में दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने 126 रन के लक्ष्य को 5 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हरमनप्रीत महिला 2020 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के चौथे दिन तक मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। मध्यप्रदेश ने पहली पारी में 536 रन बनाए। मुंबई ने पहली पारी में 374 रन बनाए थे। मध्यप्रदेश की टीम 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है, वहीं मुंबई 41 बार की चैंपियन है। जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के सभी मैचों का प्रसारण डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। वेस्टइंडीज दौरे में 3 एकदिवसीय और 5 2020 मैच खेले जाएंगे, जो 22 जुलाई 2022 से शुरू होकर 7 अगस्त 2022 तक चलेंगे। असम और मेघालय में वायुसेना का बाढ़ राहत अभियान जारी है। वायुसेना ने 21 जून से अब तक इन राज्यों में 74 उड़ानें भरी और 253 लोगों को बचाया। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के अंतर्गत 200 टन से अधिक राहत सामग्री भी गिराई गई। इस अभियान में वायुसेना ने कई विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में तेज बारिश का अनुमान है। कोलकाता में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। चेन्नई में हल्की वर्षा की संभावना है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने का अनुमान है। शिलंग, ईटानगर और गंगटोक में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर कल रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा वे G7 सम्मेलन के प्रतिभागी और मेहमान देशों के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन के लिए बजटीय प्रावधानों को पिछले 8 सालों में 122% बढ़ाया गया। आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंत्रणा समिति की बैठक को संबोधित किया। शिवसेना में गतिरोध जारी। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर किए। विश्व कप तीरंदाजी चरण 3 की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी क्रिकेट श्रृंखला के विशेष लाइव कवरेज का अधिकार सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल को। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के दूसरे 2020 मैच में 5 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।